धन्यवाद दीपिका जी इस आमंत्रण के लिए। आज के इस राष्ट्रीय सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे अत्यंत आत्मीय प्रोफेसर संजय दीक्षित जी, विभाग के निदेशक प्रोफेसर दिनेश पाठक जी, डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर अजय कुमार जी, प्रदेश देश के विभिन्न अंचलों से इस राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागिता करने के लिए आए हुए शिक्षकगण, शोधार्थी एवं प्रिय विद्यार्थियों और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए देश के विभिन्न अंचलों से प्रतिभागीगण और प्रोफेसर अमरपाल सिंह जिन्होंने अभी अपना प्रारंभिक वक्तव्य दिया। सर्वप्रथम तो मैं उस आध्यात्मिक गुरु को नमन करता हूँ, महर्षि महेश योगी, जिनकी पुण्य स्मृति में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बल्कि यूँ कहूँ कि इन शैक्षिक परिसरों या शैक्षिक मंदिरों के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में महर्षि विश्वविद्यालयों की इस श्रृंखला ने जिस मूल्यपरक शिक्षा की आधारशिला रखी है, ये अपने आप में एक अनूठा अभिनव प्रयास है। इस परिसर में पढ़ने वाले विद्यार्थी मुझे लगता है भाग्यशाली हैं कि जिन्हें इस प्रकार की आध्यात्मिक और जीवन परक, मूल्य परक शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य यहाँ प्राप्त हो रहा है। देश दुनिया में उस अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते हुए मनुष्य मन की उस आत्मिक शांति को प्राप्त करने के लिए शायद आज पश्चिम के लोग जिस ओर उन्मुख हो रहे हैं, उसकी पूरी परंपरा उस भारतीय अध्यात्म में कहीं न कहीं निहित है। ये परिसर अपने उस प्राकृतिक सुरम्य वातावरण में जिस प्रकार का एक माहौल प्रस्तुत कर रहा है, मुझे लगता है कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं। और संयोग से आज के इस, जैसा अपने प्रारंभिक वक्तव्य में प्रोफेसर दिनेश पाठक ने कहा कि कोविड के बाद का ये पहला आयोजन है और शायद प्रकृति भी प्रफुल्लित है, जो सुबह से ही अपने उन फुहारों के माध्यम से हम सभी का यहाँ अभिनंदन कर रही है। तो प्रकृति के उस उल्लास में आज इस अकादमिक विमर्श में हम मीडिया, विधि और समाज के अंतर संबंधों और उभरते परिदृश्य के व्यापक दृश्य जो पटल हैं, उस पर यहाँ कहीं चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कोविड जैसी महामारी ने जहाँ हमें अनेक अवसाद दिए हैं, अनेक पीड़ाएं दी हैं, शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसके पास उस तरह की दुखद घटनाओं की एक अनुभूतियां न हुई हों। लेकिन इन विषाद के दौर में भी ये ऑनलाइन माध्यम, ये शायद मनुष्य की जिज्ञासा और आस्था का ही परिचायक है कि उसने इन सारी चुनौतियों के बीच में ये नए विकल्प तलाशे और हमारी ये अकादमिक यात्रा इसी प्रकार जारी रही। तो आज यहाँ हम फिजिकल रूप में और ऑनलाइन माध्यम से इस विषय के विभिन्न पक्षों पर विचार करने की एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है ये जो विचार विमर्श इस आध्यात्मिक केंद्र से शुरू हुआ है, वो आने वाले समय में देश की विधि शिक्षा और मीडिया शिक्षा के लिए भी कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा। किसी भी समाज के लिए दो चीजें आवश्यक है। पहला, एक विधि सम्मत समाज जहां नियम, कानून, कायदे से सारी चीजें संचालित होती हों, और मीडिया, एक स्वतंत्र मीडिया की अवधारणा की जिसकी हम बात करते हैं। एक लंबा दौर हमने देखा है प्रगति का, सामाजिक परिवर्तन का। बहुत अधिक पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन जब हम मीडिया के संदर्भों की बात करते हैं तो शायद वहीं से अपनी बात शुरू करूं। जब देश में पत्रकारिता की शुरुआत होती है, शायद वो जो पहला पत्रकार था जेम्स ऑगस्टस हिक्की, एक अंग्रेज होने के नाते मैं उस व्यक्ति को याद नहीं कर रहा हूं। मैं उसे इसलिए याद कर रहा हूं कि उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान दिया,
शायद उसी रोशनी में आने वाले समय में भारतीय पत्रकारिता ने भी सांस लेनी शुरू की। भाई संजय जी, जो मीडिया और मीडिया शिक्षण के क्षेत्र में देश को एक नेतृत्व दिया और अपनी पत्रिका मीडिया विमर्श के माध्यम से आज विभिन्न भाषाओं पर केंद्रित जो पत्रकारिता है उस पर उन्होंने संग्रहणीय विशेषांक प्रकाशित किए हैं। उन पृष्ठों को यदि आप पलटे तो आप पाएंगे कि कोई भी भाषा की पत्रकारिता हो, अभी उर्दू पत्रकारिता का हम 200 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब मैंने इस विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया तब मैं इसके कुछ इतिहास की ओर गया, किस प्रकार से उस समय हिंदू जनमानस ने उर्दू भाषा के माध्यम से उस जन चेतना की स्वाधीनता की बात कही। हिंदी में तो युगल किशोर शुक्ल ने वो नींव रखी ही रखी। तो आज इस देश की विभिन्न भाषाओं को मानने वाले इवन अहिंदी भाषी जो लोग थे, उन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से इस देश की भावनात्मक एकता को बनाए रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए वो 150 वर्षों का संघर्ष किया। 1799 वो पहला वर्ष था जब तत्कालीन विदेशी हुकूमत ने इस देश पर अभिव्यक्ति को कुंठित करने के लिए नियम कानून बनाने शुरू किए। लेकिन शायद यह उस पत्रकार की, मीडिया कर्मी की उस प्रखर मौलिक चिंतन का परिणाम था कि उन कानूनों से भी वो भयाक्रांत नहीं होते हैं और उसके विरोध में अपने पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने एक पूरे विचार चेतना का नेतृत्व किया और हमने उस विदेशी चंगुल से मुक्त होने की जो छटपटाहट थी उससे हम उसको सार्थक कर पाए। आजाद भारत में संविधान लागू हुआ। संविधान के अपने कुछ मूल्य थे, संविधान ने कुछ मानक निर्धारित किए इस देश के शासन को चलाने के लिए। मीडिया को आप चौथी सत्ता कहते हैं। देश के संविधान ने तो नहीं कहा कि मीडिया चौथी सत्ता है। शायद यह उस मीडिया के महत्व का परिणाम है कि आम आदमी ने मीडिया को चौथी सत्ता के रूप में स्वीकार किया, फोर्थ स्टेट के रूप में स्वीकार किया, जहां लोकतंत्र के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो उन कानूनों की क्रियान्विति करती है, न्यायपालिका जो उन कानूनों को एक तरह से संरक्षण, संवैधानिक उसका जो न्याय है उसकी बात करती है, और मीडिया, ये तीनों जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन पर निगरानी रखती है सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित में। इस प्रकार से किसी भी लोकतांत्रिक जीवन पद्धति में ये चारों संस्थाएं अपना एक विशेष महत्व रखती हैं। अपनी मर्यादाओं में रहते हुए यदि वो वास्तविक अर्थों में अपना कार्य करेंगी तो लोकतंत्र समृद्ध और सुदृढ़ होगा। अभी आपने कुछ वरिष्ठ न्यायविदों की टिप्पणियां मीडिया को लेकर के सुनी पढ़ी होंगी कि कुछ प्रसंगों में उन्होंने अप्रसन्नता जाहिर की है, चाहे वो टेलीविजन पर हो रही नीरस या एजेंडा के तहत जो बहस हो रही है, या न्यायाधीशों के व्यक्तिगत जीवन पर जो प्रहार हो रहे हैं उनको लेकर के जिस तरह से कहीं अपनी पीड़ा और अप्रसन्नता व्यक्त की है, वो उसी बात की ओर संकेत है कि मीडिया भी अपने दायित्व को कहीं पहचाने। तो जब मैं आपसे बात कर रहा था कि जब संविधान लागू होता है तो कुछ मूल्य निर्धारित किए गए। संयोग से इस देश की न्यायपालिका ने जब जब भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुटाराघात के प्रयास किए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अपने फैसले दिए। जो संविधान की मूल भावना थी, समय समय पर न्यायालयों ने उनकी व्याख्या की और उनकी व्याख्या करते हुए संविधान की जो मूल भावना थी जनहित की, या इस देश के शासन को, इस देश के समाज को जिस तरह से निर्मित करने का एक स्वप्न उन स्वाधीनता सेनानियों ने, संविधान निर्माताओं ने देखा था, उस भावना की रक्षा करने में देश की न्यायपालिका ने अपना एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसका निर्वहन किया। उन अधिकारों को कहीं ना कहीं विस्तार दिया। आम आदमी संविधान में निहित उन मूल्यों को, उन प्रावधानों को सही संदर्भों में प्रभावी ढंग से कहीं उनको लागू किया जा सके, इस दिशा में न्यायपालिका तत्पर रही। और शायद
आजादी के इस 75 वर्ष के इस दौर में अक्सर न्यायपालिका की जवाबदेही पर भी बात की जाने लगी है, सवाल उठाए जाने लगे हैं। सोशल मीडिया को लेकर के अनेक आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं होती रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है जब जब नई तकनीक आती है अपने साथ नए खतरे और नई चुनौतियां लेकर के आती है। आप कल्पना कीजिए उस दौर की जब देश में पहली बार छापे खाने का आविष्कार हुआ था। एक हंगामे की स्थिति हो गई थी। कैसे जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो कोई दूसरे वर्ग का, अब तक तो पढ़ाई लिखाई एक वर्ग की बपौती थी, कैसे दूसरा पढ़ पाएगा। एक अलग तरह की हलचल हुई, कहीं विरोध के स्वर भी उठे। फिर आगे आइए आप, रेडियो का आविष्कार हुआ। क्या रेडियो को ऐसे ही स्वीकार कर लिया गया? नहीं, रेडियो के साथ भी ये सारी चुनौतियां थी। जब टेलीविजन आया तो हम तो उस पीढ़ी के हैं जब देश में टेलीविजन आया उसके पहले जन्म ले चुके थे। और जो मेरे सामने विद्यार्थी बैठे हैं जो यहां अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के, और जब हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे तब हम जब डिबेट में जाते थे तो हमारे विषय होते थे कि टेलीविजन युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहा है, भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात कर रहा है, और टीवी को हम इडियट बॉक्स कहते थे। आज कोई इस बहस में नहीं पड़ता है। अब यह बहस, एक दौर आया जब एफएम पर टिक गई थी। जब हम टीचिंग में आए तो इस एफएम संस्कृति पर हम डिबेट करते थे, कैसे भाषा के साथ कुठाराघात हुआ है, किस तरह की भाषा, क्योंकि आकाशवाणी की अपनी एक परंपरा थी, भाषा का एक अनुशासन था। लेकिन एफएम संस्कृति में आते ही मनोरंजन के नाम पे जिस तरह की भाषा, जिस तरह के कार्यक्रम परोसे जाने लगे, उस पर बहस होने लगी। अब तो कोई बहस नहीं करता है। अब ये बहस आ गई आपके ओटीटी, नेटफ्लिक्स और जो ये नए नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, या मैं उसको और व्यापक कहूं तो डिजिटल मीडिया को लेकर के। तो मैंने आपसे कहा ना कि जब जब नई तकनीक आती है, नए खतरे, नई चुनौतियां लेकर के आती है, पीछे नहीं लौट सकते। जब बैलगाड़ी से हम साइकिल पर आए, साइकिल से स्कूटर पर आए, स्कूटर से कार पर आए, और कार से जब हवा में उड़ने लगे तो आप रोज पढ़ते हैं दुर्घटनाओं के अंदेशे बढ़ते चले गए, लेकिन अब वापस पीछे नहीं लौट सकते। तो इन खतरों के साथ हमको उस नई व्यवस्था को स्वीकार करना होगा, उसका एक अनुशासन तय करना होगा। एक संक्रमण काल का जो दौर है, उस दौर से आगे बढ़कर के हमें कहीं एक व्यवस्थित मीडिया, कानून और समाज की संरचना में इनके पारस्परिक संबंधों को समझना होगा। सरकारें अपने हिसाब से प्रयत्न कर रही हैं, व्यापक बहस उन पर हो रही है। अभी आपने पढ़ा होगा 2 दिन पहले कितने यूट्यूब चैनल्स और ट्विटर अकाउंट को सरकार ने उन कंपनियों को हटाने का निर्देश दिया है, देश के कानूनों की परिपालना करने के लिए बाध्य किया है। कोई भी शासन, प्रशासन राष्ट्रीय हित या सामाजिक हितों के साथ हो रहे खिलवाड़ को नहीं सहन कर सकता। तरीके पे बहस हो सकती है, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ने सूचनाओं के लोकतांत्रिकरण की दिशा में एक विशेष पहल की है। उन खतरों के साथ, खतरे हमने देखे हैं अभी किस तरह से समाज को भुगतना पड़ा। तो जब तक वो परिपक्वता समाज में नहीं आएगी, चाहे वो कानूनी अंकुश के माध्यम से आए, चाहे वो इन शैक्षिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से आए, इसलिए जो आजकल बात होने लगी है मीडिया लिटरेसी की, एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं ने स्कूल के पाठ्यक्रम में जब मीडिया शिक्षा को जोड़ने की कोशिश की, तब यह बताने का प्रयास किया गया। गूगल ने जैसे इनिशिएटिव लिए, बाकायदा जो फेक न्यूज की बात अभी प्रोफेसर अमरपाल जी कर रहे थे, किस तरह से आप फेक न्यूज को डिटेक्ट कर सकते हैं, आम आदमी को कैसे जागरूक बनाए। मोबाइल आपके हाथ में है, तुरंत फॉरवर्ड करने की जो ये प्रवृत्ति है, इस पर कैसे नियंत्रण रखें, कैसे खबरों को, सूचनाओं को हम पहले अपने स्तर पर जांच ले कि ये सही है या नहीं है। कितनी सेलिब्रिटीज को हमने समय से पहले मार दिया इसी सोशल मीडिया के माध्यम से, वो अभी तक जीवित हैं। किस तरह से गलत खबरों के माध्यम से हम समाज को विनाश की ओर ले जा सकते हैं। ये पहले भी था। यदि कोई समाचार पत्र के आजादी के दौर में ऐसे अखबार नहीं थे जिन्होंने इस देश की आजादी का विरोध किया, थे, लेकिन उस समय की जनचेतना, तब तो प्रसार संख्या बहुत सीमित थी। संपादक, पीर, बावर्ची, भिश्ती सब काम वही करते थे। अखबार में विज्ञापन छपता था, चाहिए एक संपादक, वेतन हर संपादकीय पे 1 गिलास ठंडा पानी, 2 सूखी रोटियां, 10 वर्ष की जेल। संपादन पर यह पारितोषिक मिलता था। लेकिन उस समय के संपादकों ने, पत्रकारों ने, विचारकों ने, चिंतकों ने
अपने शब्दों की साधना की थी, अक्षरों की साधना की थी। अक्षर को हमारे यहां तो ब्रह्म माना गया है। ब्रह्मा की साधना, ये लेखन, ये मीडिया कर्म कोई आसान नहीं है। इसके साथ एक तपस्या का भाव जुड़ा हुआ है, एक साधना का भाव जुड़ा हुआ है। हर अक्षर का अपना एक इतिहास है। आपको उस अक्षर की अंतरात्मा को समझना पड़ेगा, तभी उस विदेशी हुकूमत के दौर में, इतनी यातनाओं के दौर में, आपका एक डिस्पैच, एक आलेख जन आंदोलित हो उठता था। 100, 200, 500, 1000 कॉपी से ज्यादा अखबार बिकते नहीं थे, छापे मार दिए जाते थे, अखबार का प्रकाशन अवरुद्ध कर दिया जाता था। हस्तलिखित अखबार निकल, आपातकाल में ये पुनरावृत्ति हुई है इन चीजों की। आप देखिए किस तरह से उस समय के विचारकों ने नेतृत्व दिया। इसलिए मुझे लगता है कि कितने ही अंकुश आए, आज भी ऐसे प्रखर पत्रकार, चिंतक इन सारी चीजों से निर्भीकता के साथ संघर्ष करते हैं। क्योंकि उस मेथोडोलॉजी पर डिबेट हो सकती है, लेकिन जो उपलब्ध डेटा है उसमें भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का आंकड़ा आपने देखा होगा, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, बहुत नीचे है। हालांकि सरकार उनके उस पद्धति से सहमत नहीं है, वो एक अलग विवेचन और विश्लेषण का विषय हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण करने के जो प्रयास हुए हैं या इतिहास में होते रहे हैं, इनसे भी संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसे ही प्रखर चेता पत्रकारों के, मीडिया कर्मियों के कारण मुझे लगता है कि समाज बचा हुआ है। राजनीतिक सामाजिक जीवन में जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जिनको हम सामान्य भाषा में विकृत मानते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने का, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं जब इस तरह के मुद्दों को लेकर के मीडिया ने एक पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा किया, जन चेतना को जागृत किया। तो मुझे लगता है कि एक बहुआयामी व्यापक व्यू रचना की आवश्यकता होती है, जब हम मिलकर के उस व्यवस्था को सही ढंग से संचालित करने के लिए कोई अपनी एक इस तरह की आधार भूमिका तैयार कर पाए। निश्चय ही सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के रूप में मीडिया की अपनी एक भूमिका है। पंडित नेहरू ने कहा था अपने एक वक्तव्य में कि मैं स्वतंत्रता के दुरुपयोग से युक्त सभी खतरों के बावजूद स्वतंत्र समाचार पत्र वाली व्यवस्था को चुनना चाहूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जेफरसन ने कहा था, मेरे सामने ये दो विकल्प हैं, समाचार पत्र विहीन शासन व्यवस्था और शासन विहीन समाचार पत्र वाली व्यवस्था, तो मैं शासन विहीन समाचार पत्र वाली व्यवस्था को चुनना चाहूंगा। इन दोनों राष्ट्र नेताओं के वक्तव्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर मीडिया की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और जहां तक न्यायपालिका की बात है, न्यायपालिका कभी आपको किसी बहस से नहीं रोकती है। न्यायपालिका के निर्णय मंदिरों में रखी हुई देवी देवताओं की प्रतिमाएं नहीं हैं जिन पर आपको टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि वह आलोचना का मंतव्य क्या है। क्या वो आलोचना तथ्यों के आधार पर एक स्वस्थ बहस को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है, या वो आलोचना न्यायिक व्यवस्था में आम आदमी के विश्वास को ठेस पहुंचाने के लिए की जा रही है, या न्यायाधीशों के आचरण पर, क्योंकि ये प्रिविलेज है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अब जवाबदेही की बात भी उठ रही है। आज से कुछ वर्ष पहले मैंने एक सेमिनार किया था जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को लेकर के। उस समय एक बिल लाने की बात थी, मुझे पता नहीं आगे क्या हुआ उसका, इसी जवाबदेही को लेकर के। तो ये लोकतंत्र में एक लगातार इस तरह के परिवर्तन आते रहते हैं। ये सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो लोकतंत्र से ऊपर नहीं हो सकते। अंततः क्योंकि जनता का शासन की हम बात करते हैं, जनता के लिए हम शासन की बात करते हैं, तो अंतिम लक्ष्य जो है वो आम आदमी है, जिसके हितों के लिए, जिसकी आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये सारी संस्थाएं प्रयत्नशील हैं, जिसके लिए वो पूरी तरह समर्पित हैं। तो इन सारी समस्याओं के बीच में जब लगातार चर्चाएं होती हैं, क्योंकि मुझे यह लगता है कि इस सोशल मीडिया ने आपको एक मंच दिया है जहां, क्योंकि लोकतंत्र में है क्या, लोकतंत्र में विचार विमर्श ही है। मुझे क्षमा करें, संसद और विधानसभाओं में जिस तरह के दृश्य हम देखते हैं,
आज आपके हमारे लिए संभव है कि जब हम टेलीविजन पर इस बहस को देखते हैं तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का अमर्यादित व्यवहार, और आप देखिए तुरंत सोशल मीडिया पर किस तरह की टिप्पणियां आनी शुरू हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता की बात है। चुनाव सुधार की जब हम बात करते हैं, आपके चुने हुए प्रतिनिधियों को सारा घोषणा देनी पड़ती है, और यदि उस घोषणा में गड़बड़ है तो फिर यही मीडिया है जो उसे कहीं ना कहीं उजागर करता है। आप देखते हैं 5 साल बाद जब चुनाव आते हैं, पूरा विश्लेषण आपके सामने आता है कि 5 साल पहले कितनी धन संपत्ति थी, अब कितना उन्होंने कमाया, उतनी कितनी वेतन थी। तो मतदाता को जागरूक करने की दिशा में ये सारे माध्यम जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन माध्यमों में रहने वाले, इन माध्यमों में काम करने वाले जो लोग हैं, वो जितने सजग, परिपक्व, निर्भीकता के साथ, बिना किसी दबाव में आए हुए, क्योंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अवमूल्यन समाज के हर हिस्से में हुआ है, मुझे लगता है हम सब उसी के पार्ट हैं। जब शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, उसमें जिस तरह का हास हुआ है उसकी भी हम कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं। न्यायपालिका में वर्षों तक न्याय नहीं मिलता है, लंबित रहता है, उस पर भी आज कहीं आवाज उठ रही है। न्यायालय ने कोशिश की, किस तरह से PIL की बात की, त्वरित न्याय की बात की, मुफ्त कानूनी सलाह की बात की, बहुत सारे प्रयोग किए गए ताकि हम उस न्यायिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रभावी बना सकें। तो इस दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं, उस पर चिंतन मनन हो रहा है, और ये चिंतन मनन के लिए मुझे लगता है कि मीडिया से अधिक प्रभावी कोई मंच नहीं है। आज आपके हाथ में ये सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। यूट्यूब का तो स्लोगन ही यही है, ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ। ये अलग बात है कि इन कंपनियों के संचालक इस माध्यम से कितना कमा रहे हैं, कितना अर्थोपार्जन कर रहे हैं। तो उसी दौर में मुझे लगता है कि इसी व्यावसायिकता के कारण जो हमारे सामने चुनौती आई थी कि अखबार का मुख्य पृष्ठ, बल्कि मुख्य पृष्ठ छोड़िए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पृष्ठ बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापनों में खरीद लिया जाता है। टेलीविजन का प्राइम टाइम बड़ी बड़ी कंपनीज खरीद लेती हैं। हम अभिशप्त हैं वही सब कुछ पढ़ने, देखने और सुनने के लिए जो उन मल्टीनेशनल्स, कौन से आर्टिकल 19(1)(a) की बात कर रहे हैं। संविधान कहीं नहीं कहता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात, मीडिया के संदर्भ में, चूंकि हमको एक आम नागरिक के रूप में आजादी दी गई है, मीडिया की स्वतंत्रता भी उसी में सन्निहित है। लेकिन अब किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जब इन मल्टीनेशनल से वो सारा समय, एक बार जब अंग्रेजी अखबार ने विज्ञापन दिया फेयर एंड लवली का, देश में हंगामा हो गया, प्रथम पृष्ठ की पवित्रता समाप्त हो गई। आज से लगभग 15-20 वर्ष पहले, शायद वो अखबार भी हमारे संग्रह में कहीं पड़ा होगा, जब पूरा पेज उस विज्ञापन का आया। आज जो फेस्टिवल्स का समय है, त्योहारों का समय है, आप तब देखिए क्या स्थिति होती है अखबारों की। ऐसे दौर में मुझे लगता है ये कि जनता के हाथ में जो ये माध्यम आए हैं, उसने उन सारे खतरों के बावजूद कम से कम एक आम आदमी को जो किसी दूर दराज के क्षेत्र में बैठा हुआ है, यदि उसकी आवाज में ताकत है तो वो सारी भौगोलिक दूरियों को तोड़ते हुए दुनिया के हर उस हिस्से में पहुंच सकता है जहां उसकी भाषा को समझने वाला, उसके प्रतीकों को समझने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, और लगभग निःशुल्क। आज कितनी बड़ी ताकत हमारे पास आ गई है ना। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज से जब कोविड से पहले कॉन्फ्रेंस होती थी 30, 40, 50, 100, 150, 200 लोग होते थे। मैंने अपने सेवा काल में बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंस की, वो डिस्कशन वही हुआ, वही खत्म हो गया। आज आप सारी रिकॉर्डिंग शायद कर रहे होंगे, ये रिकॉर्डिंग आपकी यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल पे जाएगी, और बरसों तक जो व्यक्ति सुनना चाहता है इस डिस्कशन को, जब आप टाइप करेंगे गूगल पे, ये सारे डिस्कशंस आ जाएंगे। तो ये जो बहस है, ये जो विचार यहां से निकलेगा, उसको हम एक तरह से ग्लोबली फैलाने में सक्षम हो पाएंगे। तो तकनीक ने कितनी बड़ी ताकत आपको दी है। इस पे दिया गया जो वो चैटिंग का जो एक सुविधा है, चैट बॉक्स, वहां आप लगातार उस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। निर्भर करता है आपकी क्षमताओं पर, आपके मौलिक चिंतन पर, आपकी जिजीविषा पर, आपके जुनून पर, कि आप किस तरह से इस माध्यम का समाज और व्यक्ति के हित में प्रयोग करते हैं। हमेशा से बहुत पुराना उदाहरण है, जब वो चाकू एक डॉक्टर के हाथ में आता है तो इंसान की जान बचाता है, डाकू के हाथ में आता है तो वो इंसान की जान ले लेता है। माध्यम का कोई दोष नहीं है, निर्भर करता है इसका उपयोग करने वाले की समझ, उसकी खुद की जिजीविषा, उसकी कितनी क्षमता है उस चीज को सही परिप्रेक्ष्य में समझ पाने की। पुलिट्जर, जोसेफ पुलिट्जर, जिनके नाम से अमेरिका का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है, अपने प्रारंभिक काल में येलो जर्नलिज्म, जिसको ब्लैकमेलिंग जर्नलिज्म कहते हैं आप,
वो जुड़े हुए थे। बाद में उन्होंने महसूस किया नहीं, समाज हित की पत्रकारिता श्रेयस्कर है, और बाद में कोलंबिया में स्कूल खोला उन्होंने। सौभाग्य से मुझे जाने का मौका मिला वहां, और जिस समय मैं गया था उस समय एक हिंदुस्तानी उस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे। अमेरिका का पुलित्जर पुरस्कार वो डिपार्टमेंट देता है, कोलंबिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। आप कल्पना कीजिए, एक विश्वविद्यालय के विभाग का वो पुरस्कार, और उसकी उतनी पूरी प्रतिष्ठा, पूरे दुनिया भर में उसका सम्मान। उस विभाग का मैं तो समझ सकते हैं, जो पुलित्जर ने अपने दुर्भाग्य से उनके जीवन काल में स्थापित नहीं हो पाया, उनका प्रस्ताव था, जो समय प्रेसिडेंट थे वहां के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, जब तक वो स्वीकार करते, इंप्लीमेंट करते, तब तक उनका निधन हो गया था। लेकिन उन्होंने जो उस समय जो फंड दिया था, $2 मिलियन का शायद था वो, उससे ये सारी चीजें संचालित हो रही हैं। तो उस येलो जर्नलिज्म से दूर होकर के उन्होंने समाज हित की पत्रकारिता की बात की। तो मुझे लगता है कि आज भी न्यायिक प्रशासन में और मीडिया के क्षेत्र में ऐसे ही रचनात्मक पत्रकारों की, मीडिया कर्मियों की आवश्यकता है। भाई संजय जी, मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज जो एक संस्था है जो मूल्यपरक पत्रकारिता के लिए काम कर रही है, इस समय उसके अध्यक्ष हैं। इनके साथ काम करने का, इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैं मेंबर भी हूं, मुझे काम करने का मौका मिला है। तो किस तरह से उन्होंने इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाया है, तो मुझे लगता है इस तरह से रचनाधर्मी मीडिया कर्मी यदि हमारे समाज में और आएंगे तो शायद हम इसको एक निश्चित दिशा दे पाएंगे। समय पूरा हो चुका है। हमारी समस्या यह है कि हम शिक्षक हैं, क्लास 1 घंटे की होती है, समय का अनुशासन प्राय ध्यान रहता नहीं है, और 4 साल सेवानिवृत्ति को हो गए, बोलने का मौका कम मिलता है, तो वो बोलने का दौर चलता ही रहता है। फिर भी आपने मुझे समय दिया, मेरी बात को ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।